हम लोग राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 के बारे में बात कर लें तो यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में FSSAI कहते हैं, इसके द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया गया। और इस सूचकांक को पहली बार वर्ष 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जो कि 7 जून को मनाया जाता है, इसके अवसर पर जारी किया गया था। और इस क्रम में 2020-21 का सूचकांक अपने क्रम का तीसरा है। पहला 2019 में, फिर दूसरा 2020 में, तीसरा 21 में। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है। इन मानकों में निम्न चीज़ें शामिल हैं। क्या क्या शामिल है? तो इसमें मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, दूसरा अनुपालन, तीसरा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, चौथा है खाद्य परीक्षण, आधारभूत संरचना एवं निगरानी, और आपका अगला है उपभोक्ता सशक्तिकरण। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि 20 सितंबर 2021 को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 को जारी किया गया। इस सूचकांक में देश के 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है और इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई है, बड़े राज्यों की, छोटे राज्यों की और संघ शासित प्रदेशों की। तो इसमें इस श्रेणी में जो टॉप के राज्य हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसमें जो प्राप्तांक है वो 100 अंकों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर इनको रैंकिंग दी गई है। तो शीर्ष 3 बड़े राज्यों में नंबर 1 पे आपका गुजरात है, दूसरे पे केरला है और तीसरे पे तमिलनाडु है। वहीं छोटे राज्यों में शीर्ष 3 कौन से हैं? तो पहले पे गोवा है, दूसरे पे मेघालय है, तीसरे पे मणिपुर है। और वहीं संघ राज्य क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो इसमें जम्मू कश्मीर पहले पे है, दूसरे पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और तीसरे पे दिल्ली है। यदि ओवरऑल देखेंगे प्राप्तांक के आधार पे तो ओवरऑल भी, मतलब बड़े राज्य, छोटे राज्य और संघ शासित राज्यों में, तो आपका गुजरात जो है नंबर 1 पर रहेगा और केरला जो है आपका नंबर 2 पे ही रहेगा। इसके अतिरिक्त सूचकांक में सबसे निम्न स्थान प्राप्त करने वाले यदि राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की बात करें तो छोटे राज्यों में मिजोरम जो है सबसे लोएस्ट रैंक पे है और 8वीं रैंक इसकी है। वहीं बड़े राज्यों में बिहार जो है 20वें स्थान पर है और सबसे लोएस्ट रैंक है इसकी। और वहीं संघ राज्य क्षेत्र में 8वें नंबर पे जो है लक्षद्वीप है और सबसे लोएस्ट पोजीशन में है संघ राज्य क्षेत्रों में। और वहीं यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस सूचकांक में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश ने 5वां स्थान प्राप्त किया। ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है बड़े राज्यों में। आगे चलते हैं, इसमें अगला है रेल कौशल विकास योजना के बारे में बात करें तो रेल कौशल विकास योजना भारत के बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यमिता बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें विभिन्न व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम है। इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये है कि 17 सितंबर 2021 को रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है। और यह योजना जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वाधान में प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत 3 वर्ष की अवधि में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे कितने वर्ष की अवधि में? तो 3 वर्ष की अवधि, ये महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में 1000 युवाओं या उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जो अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के अतिरिक्त होगा। यह प्रशिक्षण जो है 4 ट्रेंड में, कौन कौन से? इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर, ये चारों नाम याद रखिएगा, इसमें प्रदान किए जाएंगे। और इसमें 100 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण शामिल होगा। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार क्षेत्रीय रेलवे और उत्पादन इकाइयों द्वारा अन्य ट्रेंडों में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम जोड़ा जाएगा, पर मेनली अभी 4 पे ही फोकस किया जाएगा। प्रशिक्षण निःशुल्क होगा और प्रशिक्षण हेतु पात्रों का चयन जो है मैट्रिक में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। और इसके लिए जो उम्मीदवार हैं उनकी आयु वर्ग की जो सीमा है वो क्या है? 18 से 35 आयु वर्ग के उम्मीदवार ही इसके लिए पात्र होंगे। और इस योजना के लिए जो नोडल एजेंसी है, ये महत्वपूर्ण है, वो बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स है। तो ध्यान रखिएगा, इस योजना के लिए नोडल एजेंसी क्या है? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स है। प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान अर्थात नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट द्वारा आवंटित ट्रेंड में, जो भी ये 4 ट्रेंड है, उसमें प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। और उपयुक्त ट्रेंडों में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से देश भर में 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों को चिन्हित किया गया है। अगला है भारत में अपराध 2020 के संबंध में। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा भारत में अपराध रिपोर्ट का प्रथम जो संस्करण था वो 1953 में प्रस्तुत किया गया। तो ध्यान रखिएगा फैक्ट के रूप में कि पहला संस्करण कब आया था? 1953 में। और वहीं जो लेटेस्ट है इसका जो शीर्षक है भारत में अपराध रिपोर्ट जारी किया गया है और ये इसका जो है 68वां संस्करण है।
14 सितंबर 2021 में एनसीआरबी ने भारत में अपराध 2020 शीर्षक से रिपोर्ट को जारी किया गया है और यह रिपोर्ट कैलेंडर वर्ष जो है 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर 2020 के दौरान हुए अपराधों को संदर्भित करता है। यहाँ पे कितने मामले हुए इसको याद करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज आपको याद होना चाहिए। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में कुल 66,01,285 संज्ञेय अपराध कॉन्जिनेबल क्राइम्स जो हैं पंजीकृत किए गए, जिसमें से 42,54,356 भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंतर्गत और बाकी 23,46,929 विशेषतः स्थानीय कानूनों के तहत अपराध दर्ज किए गए। तो ये बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार अपराधों के पंजीकरण में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में 28% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। और वहीं वर्ष 2020 में जो साइबर अपराध रहे हैं, ये जो दर्ज किए गए हैं वो 50,035 मामले जो है दर्ज किए गए हैं, जो कि 2019 की तुलना में यदि देखें तो 2020 में 11.8% मामले अधिक पंजीकृत हुए हैं। तो अपराधों के पंजीकरण में भी बढ़ोतरी हुई है, कितनी 28%। वहीं साइबर अपराधों के मामले में भी वृद्धि हुई है 11.8% की। इसी में है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के बारे में। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंतर्गत पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर भारत के राज्यों की रैंकिंग जारी की जाती है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट याद रखिएगा, इसको टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण नवंबर 2019 में जारी किया गया था और यह इसका जो है दूसरा संस्करण जारी किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है, उनमें प्रथम स्थान किसको दिया गया है? महाराष्ट्र को दिया गया है। वहीं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों में उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये 18वां रैंक है। मतलब सबसे बड़े और मध्यम वर्ग के जो राज्य हैं जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है, उसमें लोएस्ट पोजीशन पर उत्तर प्रदेश है और सबसे नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। वहीं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 7 छोटे राज्यों जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम है, उसमें प्रथम स्थान पर आपका त्रिपुरा है। आगे बात कर लेते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के बारे में। तो सार्वभौम स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन के 2 उप मिशन है। पहला स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, जबकि स्वच्छ भारत मिशन शहरी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। इस मिशन के तहत ग्रामीण भारत में 100 मिलियन शौचालयों का निर्माण के निर्माण के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी गांव, ग्राम पंचायतों, जिलों, राज्यों तक के शासित क्षेत्रों में अपने को खुले में शौच मुक्त ODF ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया था। खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण फेज 2 अर्थात ODF प्लस में प्रवेश कर चुका है। इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण फैक्ट वो ये है कि 9 सितंबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इसका जो चरण 2 है उसके अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया गया है। देश में ODF प्लस गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से इस सर्वेक्षण को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को वर्ष 2018 में फिर 2019 में संचालित किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अंतर्गत देश भर के 698 जिलों में 17,475 गाँवों को आच्छादित किया गया। ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 है, इसमें ODF स्थायित्व तथा गांव में ODF प्लस के कार्यान्वयन के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करेगा। और यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 है, इसमें कई तत्वों को शामिल किया गया है, जैसे इसमें ठोस तरल एवं प्लास्टिक अपशिष्ट का आकलन, मल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाएं। तीसरा है मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता पर जागरूकता तथा मासिक धर्म संबंधी अपशिष्ट के लिए प्रबंधन एवं निपटान व्यवस्था। आगे से हम बात करते हैं स्वच्छ आइकॉनिक स्थल के बारे में। तो 25 फरवरी 2021 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, तो ये बात याद रखिएगा कि स्वच्छ आइकॉनिक स्थल ये जो परियोजना है किसकी है? जल शक्ति मंत्रालय की। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की स्वच्छ आइकॉनिक स्थल पहल के चरण 4 के अंतर्गत 12 आइकॉनिक स्थानों को चयन की घोषणा की गई। अब ये 12 आइकॉनिक जो प्लेसेस हैं ये इसलिए महत्वपूर्ण है, इसमें मिलान करने के लिए पूछ सकता है कि कोई स्थान किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, कुंभलगढ़ का किला मध्य प्रदेश में है, जैसलमेर का किला राजस्थान में है, रामल देवरा जैसलमेर राजस्थान में है, गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में है, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में, डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है, बांके बिहारी मंदिर ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में है, और आगरा का किला ये भी उत्तर प्रदेश के आगरा में है, और कालीघाट मंदिर पश्चिम बंगाल में। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के इसमें 2 स्थल हैं, आपका बांके बिहारी मंदिर मथुरा और आगरा का किला आगरा में। स्वच्छ आइकॉनिक स्थल का पहल का उद्देश्य देश के प्रतिष्ठित धरोहर, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को स्वच्छ पर्यटक गंतव्यों के रूप में रूपांतरित करना है।
इसी में बात कर लेते हैं सुजलाम अभियान के बारे में। तो 25 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलाम अभियान का शुभारंभ किया गया। ओडीएफ स्थायित्व एवं गंदला जल प्रबंधन हेतु यह एक 100 दिवसीय अभियान। ध्यान रखिए कितने दिवसीय अभियान है, तो ये पूछ सकता है, तो 100 दिवसीय अभियान है, 100 दिनों का। इस अभियान के तहत निम्न प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। किस पे? पहला 10 लाख सोख्ता गड्ढों अर्थात सॉक पिट का निर्माण, शौचालयों का मरम्मत, इसके अतिरिक्त नए परिवारों तक शौचालयों की पहुंच। यह अभियान देश के गांवों में अल्प समय में त्वरित गति से ओडीएफ प्लस के दर्जे को प्राप्त करने के उद्देश्य से संचालित होगा। आगे बात कर लेते हैं इंदौर। ये जो है भारत का पहला जल आधिक्य शहर है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंदौर को भारत का पहला जल आधिक्य वाटर सरप्लस शहर घोषित किया है। इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के पहले जल आधिक्य शहर होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंदौर को लगातार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा भी प्राप्त हो और लगातार चौथी बार ये स्थान प्राप्त किया है। अगला है NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 के बारे में। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी। कब की गई थी? तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, 29 सितंबर 2015 को। NIRF देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक कार्यप्रणाली की रूपरेखा तैयार करता है। ज्ञातव्य है कि इंडिया रैंकिंग का प्रथम संस्करण जो है अप्रैल 2016 में जारी हुआ था। ठीक है, शुरुआत आपकी 2015 में होती, परंतु जो पहला संस्करण आता है अप्रैल 2016 में। जो महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि 9 सितंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की है। यह NIRF इंडिया रैंकिंग का छठा संस्करण है। पहला आपको 16 में आया था, ये छठा संस्करण है। इसमें समग्र अर्थात ओवरऑल श्रेणी के साथ साथ विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में रैंकिंग जारी की गई है। साथ ही 7 विभिन्न विषयों कौन कौन से? इंजीनियरिंग, प्रबंधन अर्थात मैनेजमेंट, फार्मेसी, विधि अर्थात लॉ, चिकित्सा, वास्तुकला अर्थात आर्किटेक्चर तथा दंत चिकित्सा में भी संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। तो 7 विभिन्न सेक्टर में। वर्ष 2021 में इंडिया रैंकिंग पहली बार अनुसंधान संस्थानों को रैंक प्रदान की गई, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है। वहीं रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत संस्थानों का मूल्यांकन मानदंडों या पैरामीटर के निम्नलिखित 5 विस्तृत समूहों के आधार पर किया गया। अब ये 5 विस्तृत समूह कौन कौन से? पहला है शिक्षण अधिगम एवं संसाधन, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। दूसरा है अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तीसरा है स्नातक परिणाम, ग्रेजुएशन आउटकम्स। चौथा है पहुंच एवं समावेशता, आउटरीच एंड इंक्लूसिव। और पांचवा है बोध, परसेप्शन। तो ये ध्यान रखिएगा, पांचों के पांचों पैरामीटर महत्वपूर्ण। शिक्षण अधिगम एवं संसाधन, दूसरा अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास, तीसरा है स्नातक परिणाम, चौथा है पहुंच एवं समावेशता, पांचवा है बोध। इस सर्वेक्षण में देश भर के सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, केवल सरकारी नहीं बल्कि गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को भी शामिल किया गया है। और उच्च शिक्षण संस्थानों की समग्र यदि ओवरऑल सूची में शीर्ष जो 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान है वो निम्नलिखित हैं। पहले पे IIT मद्रास है चेन्नई में, दूसरा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, तीसरा IIT बॉम्बे मुंबई, चौथा है IIT दिल्ली नई दिल्ली, IIT कानपुर आपका कानपुर उत्तर प्रदेश, IIT खड़गपुर में है, IIT रुड़की में है, IIT गुवाहाटी है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है नई दिल्ली, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस। तो ओवरऑल श्रेणी में JNU जो है 9वें पे है और आपका BHU 10वें पे है। इस NIRF की इस रैंकिंग के शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के 2 संस्थानों IIT कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में उत्तर प्रदेश के जो इस संस्थान है उनमें आपका महत्वपूर्ण, तो 5वें रैंक पे जो है, यदि उत्तर प्रदेश की तरफ से देखेंगे तो सबसे नंबर 1 पे IIT कानपुर है, और यदि ओवरऑल रैंकिंग देखेंगे तो 5वीं है। IIT कानपुर 5वें पे है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 10वें पे है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 18वें पे है, और आपका BHU जो है IIT BHU ये 28वें नंबर पे है, MT विश्वविद्यालय 43 नंबर पे है, गौतम बुद्ध नगर में है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ 60वें पे है, शिव नाडार विश्वविद्यालय 84वें पे है, गौतम बुद्ध नगर में है, और वहीं मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज 88 नंबर पे है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को जो है प्रथम स्थान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली को द्वितीय स्थान तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को तीसरा स्थान दिया गया। वहीं इंजीनियरिंग श्रेणी में प्रथम स्थान पर IIT मद्रास है, दूसरे पर IIT दिल्ली है, और वहीं प्रबंधन श्रेणी में IIM अहमदाबाद को प्रथम स्थान और IIM बंगलुरु को दूसरा स्थान दिया गया, और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नई दिल्ली को
चिकित्सा श्रेणी में शीर्ष स्थान प्रदान किया गया। वहीं नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बंगलुरु को विधि श्रेणी के तहत प्रथम स्थान मिला है। और दंत चिकित्सा की श्रेणी में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज जो कि कर्नाटक के उडुपी में है, इसको प्रथम स्थान मिला है। फार्मेसी श्रेणी में लगातार तीसरे वर्ष जामिया हमदर्द जो कि नई दिल्ली में है, ये प्रथम स्थान पर रहा। वहीं कॉलेज श्रेणी में लगातार 5वें वर्ष मिरांडा हाउस दिल्ली का प्रथम स्थान पर बना हुआ है। वहीं अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी जिसको पहली बार जोड़ा गया है, इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। आगे बात कर लेते हैं कार्बी आंगलोंग समझौता के बारे में। तो कार्बी आंगलोंग जो है ये मध्य असम में स्थित एक बड़ा जिला है तथा बृहद निर्जातीय तथा आदिवासी समूहों जैसे कि कार्बी, डिमासा, बोडो, कुकी, हमार, तिवा, गारो, मान, रेंगमा, नागा आदि का मिलन बिंदु, ये सब जनजातियां हैं। इन आदिवासी समूहों में कार्बी का प्रमुख स्थान है, जो अपने विद्रोही गुटों के माध्यम से 1980 के दशक के उत्तरार्ध से ही अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण फैक्ट वो ये है कि 4 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री और कार्बी आंगलांग स्वायत्त परिषद KAAC के प्रतिनिधियों एवं 5 उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच कार्बी आंगलांग समझौता संपन्न हुआ है। इस बातचीत में जो शामिल महत्वपूर्ण गुट रहे हैं वो कौन कौन से हैं? पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी नॉर्थ चावर हिल्स लिबरेशन फ्रंट, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स और कार्बी लिबरेशन फ्रंट हैं, यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये पांचों इसमें शामिल हैं। आगे इसमें देखते हैं शांति स्थापना हेतु किए गए पूर्व के प्रयास क्या हैं। पहले भी प्रयास हुए हैं। तो केंद्र तथा राज्य सरकार विद्रोही गुटों के साथ समझौते तथा समस्या के समाधान हेतु लंबे समय से प्रयासरत है। इस क्रम में शांति हेतु पर सहमति पत्रों पर 2 बार क्रमशः 1995 में 2011 में तीनों पक्षों केंद्र, राज्य और विद्रोही गुटों के बीच हस्ताक्षर किए गए, परंतु व्यापक मतभेदों तथा उदासीनता के कारण इसका प्रतिफल नहीं मिल सका। तो याद रखिए पहले भी 2 समझौते हो चुके हैं 1995 और 2011 में। पुनः भारत सरकार ने 23 फरवरी 2021 को कार्बी के 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों को हथियार डाले तथा वार्ता करने का प्रस्ताव दिया। समझौते के प्रमुख बिंदु क्या है? इस समझौते के तहत 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों के 1000 से ज़्यादा सशस्त्र उग्रवादियों ने हथियार डाल दिए और हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए। कार्बी क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़, कितने 10,000 नहीं बल्कि 1000 करोड़ हैं, तो 1000 करोड़ रुपए केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा आवंटित किए जाएंगे तथा KAAC अर्थात आपका कार्बी आंगलांग स्वायत्त परिषद, तो ये जो है आपका इसके अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले कार्बी लोगों के विकास के लिए असम सरकार द्वारा कार्बी कल्याण परिषद का गठन किया जाएगा। असम की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता को प्रभावित किए बिना कार्बी आंगलांग स्वायत्त परिषद को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी तथा कार्बी आंगलांग स्वायत्त परिषद के संसाधनों को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि में संशोधन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कार्बी आंगलांग क्षेत्र की सांस्कृतिक एवं भाषाई पहचान को सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान किया जाएगा और उग्रवादियों के पुनर्वास का प्रावधान भी समझौते में शामिल है। वहीं पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 की बात करें तो 26 अगस्त 2021 को नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों SDG को स्थानीय बनाने की दिशा में पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, जिसे आप शॉर्ट में NERDSDGI कह सकते हैं, और डैशबोर्ड बेसलाइन रिपोर्ट 2021-22 के पहले संस्करण, तो यहाँ ध्यान रखिएगा पहला संस्करण है, कुछ जारी किया गया है। और यह जो पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक NERDSDGI है और डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा अपनी तरह का पहला संयुक्त प्रयास है। यह सूचकांक नीति आयोग के SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया इंडेक्स पर आधारित है और योम सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्त करने की दिशा में क्षेत्र और उसके जिलों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आगे चलते हैं, अगला है इसमें एक सेकंड, इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि ये जो आपका NERDSDGI है और डैशबोर्ड 2021-22 पूर्वोत्तर के 8 राज्यों, ये 8 राज्य कौन से पूर्वोत्तर के? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों की प्रगति को उन 84 संकेतकों के आधार पर मापता है जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क से संबंध है। ये 84 संकेतक 15 वैश्विक लक्ष्यों को शामिल करते हैं। वैसे तो SDG में 17 वैश्विक लक्ष्य हैं, यहाँ पे 15 को शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि जो SDG 14 है और SDG 17 इसको इस गणना से बाहर रखा गया है। तो गणना है तो विचार किए गए इन 84 संकेतकों में से 40% केंद्रीय मंत्रालय और राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण एवं 60% राज्य के स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं। प्रत्येक जिला हेतु एक NERSDG इंडेक्स जो है SDG वार 15 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर स्कोर की गणना करता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वैसे तो SDG में 17 लक्ष्य हैं, यहाँ पे 15 ही लिए गए हैं, 14 और 17 को छोड़ दिया गया है। प्रत्येक जिले के प्रदर्शन को 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाता है। किसी जिले ने 100 अंक प्राप्त कर लिया तो इसका अर्थ है कि उस जिले ने वर्ष 2030 हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया। सूचकांक में जो है
75.87 अंकों के साथ पूर्वी सिक्किम जिला पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे गोमती और उत्तरी त्रिपुरा हैं, दूसरे नंबर पे हैं। वहीं रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र के 103 जिलों को 53 से लेकर के 75.87 तक विकसित हैं, जिनमें 53 अंक के साथ किफरे, नागालैंड का किफरे जो है वो अंतिम स्थान पर है। वहीं रैंकिंग में 103 जिलों में से 64 जिले समग्र अंक और रैंकिंग के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली अग्रणी श्रेणी फ्रंट रनर के अंतर्गत हैं। और वहीं जबकि 34 जिले जो हैं, जो शेष 34 जिले अच्छा प्रदर्शन करने वाले वर्ग में हैं, परफॉर्मर के वर्ग में हैं। वहीं सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले जो हैं, सिक्किम और त्रिपुरा महत्वपूर्ण है, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले अग्रणी श्रेणी में अर्थात फ्रंट रनर में है, जबकि कोई भी जिला आकांक्षी या एस्पिरेंट या लक्ष्य प्राप्त करता अचीवर श्रेणी में शामिल नहीं है। अगला है, बात कर लेते हैं सिक्किम की राज मछली के बारे में। तो 18 सितंबर 2021 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सिक्किम सरकार ने कॉपर महिसीर, जिसे स्थानीय रूप से कैटली कहा जाता है, को राज्य मछली घोषित किया है। कॉपर महिसीर का वैज्ञानिक नाम नियोली शोचिलस हेक्सागोनोलेपिस है। यह मछली मुख्य रूप से तीस्ता एवं रंगीत नदियों तथा इनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। वर्ष 1992 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संशोधन ब्यूरो कहाँ पे, लखनऊ में, इसने केटली मछली को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया था। और वहीं वर्ष 2014 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुषियन ने इसे लुप्त प्राय श्रेणी इंडेंजर्ड कैटेगरी में कैटेगराइज किया था। आगे बात करते हैं भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020 के बारे में। तो 25 जून 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता 2020 की घोषणा की। इन पुरस्कारों की घोषणा 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशनों, कौन कौन से, स्मार्ट सिटीज मिशन, दूसरा अमृत है, तीसरा है प्रधानमंत्री आवास शहरी, तो इसकी इन तीनों की 6ठी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में की गई थी। गौरतलब है कि ये तीनों परियोजनाएं शहरी कायाकल्प के लिए दूरदर्शी कार्यक्रम का हिस्सा थी। ये जो आपका भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता है, ये 2020 में उत्तर प्रदेश ने राज्य कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर राज्य कैटेगरी में और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। वहीं इस आपके भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार में 2020 के तहत सिटी अवार्ड के लिए संयुक्त विजेता के रूप में इंदौर और सूरत को घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में स्मार्ट सिटीज में केवल सूरत ही एकमात्र विजेता था। वहीं इस पुरस्कार में केंद्र शासित प्रदेश अवार्ड का विजेता चंडीगढ़ रहा है और अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ। वहीं वाराणसी जो है दूसरे नंबर पर इसमें रहा और रांची जो है आपका तीसरे नंबर पर रहा है। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीजन असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 के तहत सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापत्तनम, पिंपरी, चिचवाड़ा तथा बड़ोदरा शीर्ष 9 प्रदर्शनकर्ता शहर रहे हैं, जिन्हें 4 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन चीज़ों की हमने चर्चा की। इससे आगे की चीज़ों को चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय खाद्य तेल आयल पॉम मिशन के बारे में। तो तिलहन और खाद्य तेल 2 अत्यधिक संवेदनशील आवश्यक वस्तुएं अर्थात इसेंशियल कमोडिटीज हैं और भारत जो है विश्व में तिलहनों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा। भारत में मूंगफली, सरसों, सफ़ेद सरसों, तिल, कुसुम, अलसी, काला तिल, एरंडी परंपरागत रूप से उगाए जाने वाले प्रमुख तिलहन हैं। तो ये सब तिलहन फसलें हैं। वर्ष 1986 में तिलहनों पर प्रौद्योगिकी मिशन, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स की स्थापना ने देश में खाद्य तेल अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। तो याद रखिएगा कि तिलहनों पर प्रौद्योगिकी मिशन कब प्रारंभ किया गया था, 1986 में, और इसी मिशन को वर्ष 2014 में राष्ट्रीय तिलहन एवं तेल पॉम मिशन या नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पॉम में परिवर्तित कर दिया गया, जिसे शॉर्ट में NMOOP कहते हैं। इसमें जो मुख्य बातें हैं उसकी बात करें तो 18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पॉम या ताड़ मिशन की शुरुआत की है, या शुरुआत को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे देखिए 18 अगस्त 2021 को यह एक नई केंद्र प्रायोजित या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में इसको लॉन्च किया गया है और इस मिशन के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो चूंकि यह केंद्र प्रायोजित अर्थात सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें जो भी व्यय होगा उसमें केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर के पार्टिसिपेट करेंगे, उनके शेयर होंगे। इस मिशन के जो उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, वर्ष 2025-26 तक, तो टाइमलाइन याद रखिएगा, 2025-26 तक
ऑयल पॉम 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र का आच्छादित करना है और अंततः इसे बढ़ा करके 10 लाख हेक्टेयर कर देना है। इसके अतिरिक्त दूसरा जो है कच्चे ताड़ तेल अर्थात क्रूड पॉम ऑयल के उत्पादन को वर्ष 2025-26 तक 11.2 लाख टन व वर्ष 2029-30 तक 28 लाख टन तक पहुंचाना है। उल्लेखनीय है कि तिलहन उत्पादन वर्ष 2014-15 के 275 लाख टन से बढ़ करके 2020-21 में 365.65 लाख टन तक पहुंच गया है और इस योजना के लिए 11,040 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। कुल परिव्यय में से 8,844 करोड़ रुपए केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि 2,196 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क के बारे में। तो जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम 1951 के माध्यम से जलियांवाला बाग को एक राष्ट्रीय स्मारक नेशनल मेमोरियल घोषित किया गया है। इस स्मारक का प्रबंधन जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और देश में 13 अप्रैल 2019 से लेकर के 13 अप्रैल 2020 तक जलियांवाला बाग हत्याकांड के शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसकी यदि बात करें तो 14 अगस्त 2021 को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क का उद्घाटन किया। तो यहाँ महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो उसमें आपका प्रधानमंत्री एक विकल्प हो सकता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। ज्ञातव्य है कि 25 जनवरी 2021 को अमरिंदर सिंह द्वारा वर्चुअल माध्यम से जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क की आधारशिला रखी गई थी और इस पार्क की स्थापना पंजाब के अमृतसर जिले में रणजीत एवेन्यू स्थित अमृत आनंद पार्क में की गई है। उसके बाद आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में जलियांवाला बाग पीठ की स्थापना की भी घोषणा की है और इस शताब्दी स्मारक के तहत सफ़ेद संगमरमर के 5 स्तंभों का निर्माण किया गया है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के बारे में। तो 1 मई 2016 को स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से किया गया था। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक ईंधनों जैसे कि लकड़ी, कोयला, उपले इत्यादि का उपयोग करने वाली ग्रामीण एवं वंचित वर्ग के परिवारों को स्वच्छ ईंधन जैसे LPG उपलब्ध करवाना है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अर्थात BPL परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को मुफ्त LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। वर्ष 2018 में इस योजना का विस्तार करके इसके अंतर्गत 7 और श्रेणियों की महिला लाभार्थियों को शामिल किया गया। ये 7 श्रेणियां कौन सी थीं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जो लाभान्वित हैं, अंत्योदय अन्य योजना के लाभान्वित, अन्य पिछड़ा वर्ग, चाय बागान से संबंधित जनजातीय वनवासी, इसके तहत द्वीपीय क्षेत्र एवं नदी द्वीपों में निवास करने वाले लोग। इसके साथ ही LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को जो है 5 करोड़ से संशोधित करके 8 करोड़ कर दिया गया। 7 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 करोड़वां LPG कनेक्शन जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वितरित किया। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया। उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से आभासी माध्यम से किया गया। तो महत्वपूर्ण ये है कि इसका उज्ज्वला योजना जब फर्स्ट था या 1.0 कह सकते हैं उसको, तो वो उत्तर प्रदेश के बलिया से प्रारंभ किया गया, जबकि 2.0 जो है ये उत्तर प्रदेश के महोबा से प्रारंभ किया गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन वितरण की घोषणा की गई है। 8 करोड़ पहले थे, 1 करोड़ और ये अतिरिक्त 1 करोड़ LPG कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत प्रदान किए जाएंगे। और ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 है, इसके तहत कम आय वाले उन परिवारों को आच्छादित किया जाएगा जिन्हें पहले चरण के तहत शामिल नहीं किया गया था। उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को पहला रिफिल और चूल्हा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। आगे चलते हैं, विश्व जैव ईंधन दिवस के बारे में बात करें तो प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करना है। साथ ही जैव ईंधन के क्षेत्र में सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों पर भी प्रकाश डालना है। अगला है इसमें शून्य अभियान। तो 15 सितंबर 2021 को नीति आयोग ने RMI एवं RMI इंडिया के साथ शून्य अभियान की शुरुआत की।
महत्वपूर्ण यह है कि पूछा जा सकता है कि शून्य अभ्यारण्य किससे संबंधित है, तो यह उपभोक्ताओं एवं उद्योग के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों डिलीवरी व्हीकल्स को बढ़ावा देने की पहल है। इसका उद्देश्य जो है शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए जाने में तेजी लाना है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। अगला है लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के संदर्भ में। तो 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। ज्ञातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। उल्लेखनीय है कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य के 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में विभाजन के फलस्वरूप लद्दाख में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं रह गया था, जबकि जम्मू कश्मीर में वर्तमान में 2 विश्वविद्यालय हैं, एक जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, दूसरा है कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो 5 अगस्त 2021 को लोकसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया और 6 अगस्त 2021 को यह विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित हो गया और 12 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी के पश्चात इस विधेयक ने अधिनियम का रूप ले लिया। और इस केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक या अधिनियम 2021 ने केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन किया गया है। इसके माध्यम से इसमें अन्य चीज़ों को देखें यदि हम एक सेकेंड, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस विश्वविद्यालय का नाम सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। यह महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि यह देश का पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम किसी नदी सिंधु नदी के नाम पर रखा गया है। 2 चरणों में 7 वर्षों के लिए 750 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के साथ इस विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बजटीय प्रावधानों के माध्यम से भारत के संचित निधि के द्वारा इस खर्च की पूर्ति की जाएगी और इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र लेह और कारगिल सहित पूरा लद्दाख क्षेत्र होगा। आगे बात कर लेते हैं एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना विकास निगम के बारे में। तो 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में एक एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना विकास निगम की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। यह लद्दाख में अवसंरचना विकास के लिए मुख्य निर्माण एजेंसी मेन कंस्ट्रक्शन एजेंसी होगी और इस निगम की अधिकृत पूंजी अथराइज्ड शेयर कैपिटल जो है 25 करोड़ रुपए तथा आवर्ती व्यय रिकरिंग एक्सपेंडिचर लगभग 2.42 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष होगी। यह निगम लद्दाख में पर्यटन एवं परिवहन उद्योग के विकास के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के साथ ही स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए विपणन सुविधाओं का भी विकास एवं विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस निगम की स्थापना से लद्दाख का एकीकृत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित होगा। अगला है उमलिंग ला दर्रा विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क। तो यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि उमलिंग ला दर्रा कहाँ पे है। तो अभी तक विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का विश्व रिकॉर्ड बोल्विया की एक सड़क के नाम दर्ज था। उल्लेखनीय है कि बोल्विया में ज्वालामुखी उतुरुंकू से होकर जाने वाली 18,953 फीट की ऊंचाई पर स्थित मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट उसको देखें तो 4 अगस्त 2021 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सीमा सड़क संगठन BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे पर मोटर वाहन संचालन योग्य सड़क का निर्माण कर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो यहाँ महत्वपूर्ण ये बात याद रखिएगा कि उमलिंग ला दर्रा कहाँ है, तो ये लद्दाख में है। 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। इस सड़क का निर्माण कार्य वर्ष 2017 में प्रारंभ हुआ था और इस सड़क का निर्माण जो है हिमांक प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। यह 52 किलोमीटर लंबी डामरीकृत रोड है। उमलिंग ला टॉप से होकर के गुजरने वाली यह सड़क लद्दाख के चेशुमले एवं देमचोक गांवों को आपस में जोड़ती है। यह सड़क जो है माउंट एवरेस्ट के आधार शिविरों से भी ऊंचे स्थानों पर निर्मित की गई है। उल्लेखनीय है कि माउंट एवरेस्ट का नेपाल स्थित दक्षिणी आधार शिविर जो है वो 17,598 फीट की ऊंचाई पर है, जबकि तिब्बत स्थित उत्तरी आधार शिविर जो है वो 16,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी ऊंचाई इन दोनों से अधिक है। 17,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर से भी अधिक ऊंचाई पर यह सड़क निर्मित की गई। तो यह बात भी फैक्ट ग्रुप में पूछी जा सकती है। अगला है प्रोजेक्ट हिमांग। तो लद्दाख में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए अगस्त 1985 में प्रोजेक्ट हिमांग को सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट हिमांग कब प्रारंभ किया गया था, 1985 में, अगस्त 1985 में, और किसके द्वारा, सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा। इस प्रोजेक्ट को द माउंटेन टेमर्स के नाम से भी जाना जाता है। हिमांग परियोजना के तहत BRO वास्तविक नियंत्रण रेखा के तहत
LAC के साथ लद्दाख में सड़कों और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, जिसमें खारदुंगला, तमलांगला और चांगला दर्रे में विश्व की कुछ अत्यधिक ऊंची मोटर योग्य सड़कें शामिल होती हैं। यहाँ पे खारदुंगला, तंगलांग और चांगला, ये सभी जो दर्रे हैं ये आपके लद्दाख में हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार फेयरबैक्स अलास्का, जो कि अमेरिका में है, से सेंटियागो चिली तक, फिर यहाँ से पूर्व की ओर ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, तथा ब्राजीलिया ब्राज़ील की राजधानी में समाप्त होने वाली पैन अमेरिकन हाईवे विश्व की सबसे लंबी मोटर योग्य सड़क है, सबसे लंबी है, सबसे ऊंची, जिसकी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। आगे चलते हैं, इसमें आगे बात कर लेते हैं। और इसकी जो लंबाई है, जो सड़क की बात कर रहे हैं, उस सड़क की लंबाई कितनी है? 24,140 किलोमीटर है। लद्दाख का राज्य पशु एवं राज्य पक्षी के बारे में, तो 31 अगस्त 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा हिम तेंदुए अर्थात स्नो लेपर्ड को राज्य पशु, जबकि काली गर्दन वाली सारस ब्लैक नेक्ड क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है, तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य का राज्य पशु कश्मीरी हिरण या हंगुल है, जबकि राज्य पक्षी जो है काली गर्दन वाला सारस था। हिम तेंदुए का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा उनिशिया है, जबकि काली गर्दन वाले सारस का वैज्ञानिक नाम ग्रस निग्रिकोलिस है। उल्लेखनीय है कि आयुषीयन की संकटाग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में हिम तेंदुए को सुबेद वल्नरेबल की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। और हिम तेंदुए एवं उनके आवास को संरक्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वर्ष 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को लॉन्च किया था। उल्लेखनीय है कि प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को आयुषीयन रेड लिस्ट में काली गर्दन वाले सारस को संकटापन्न या नियर थ्रेटेंड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। काली गर्दन वाले सारस लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, ई रूपी एक नया डिजिटल भुगतान साधन के बारे में। तो 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष डिजिटल भुगतान साधन ई रूपी को लॉन्च किया। यह व्यक्ति विशिष्ट और उद्देश्य विशिष्ट, तो दोनों है, व्यक्ति विशिष्ट एवं उद्देश्य विशिष्ट एक डिजिटल भुगतान समाधान है। यह डिजिटल भुगतान हेतु एक नगद रहित तथा कैशलेस और संपर्क रहित कॉन्टैक्टलेस, तो कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस साधन है ये। इसके संबंध महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि देश में नगद रहित लेन देनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बाउचर आधारित, ये बाउचर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा, बाउचर आधारित भुगतान प्रणाली ई रूपी का विकास भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। ई रूपी के विकास में वित्तीय सेवाएं विभाग, ये केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की भी प्रमुख भूमिका रही है। ई रूपी लेन देनों के लिए NPCI ने 14 बैंकों के साथ साझेदारी की है, जिनके नाम एक बार आप पढ़ सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडसिंड बैंक, ICICI बैंक, इंडियन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एवं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मूलतः ई रूपी एक डिजिटल वाउचर है जो लाभार्थी या उपयोगकर्ता को उसके फ़ोन पर SMS या QR कोड के रूप में प्राप्त होता है। यह एक पूर्व भुगतान प्रीपेड वाउचर होता है। जैसे आप प्रीपेड मोबाइल इस्तेमाल करते हैं कि पहले पैसा डलवा लेते हैं फिर बात करते हैं, वैसे ही ये है पूर्व भुगतान वाउचर होता है। डिजिटल QR कोड या SMS के रूप में प्राप्त इस ई वाउचर के माध्यम से किसी सेवा प्रदाता को भुगतान किया जा सकता है। यह भुगतान साधन उपयोगकर्ता को कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के बिना ही सेवा प्रदाता को भुगतान करने में सक्षम बनाता है। ई रूपी के प्रयोग हेतु किसी लाभार्थी का बैंक में खाता होना अनिवार्य नहीं है। यह एक ऐसी विशेषता जो इसे अन्य डिजिटल भुगतान माध्यमों से अलग करती है। ई रूपी कल्याणकारी सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। ई रूपी जो है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली को मजबूत करने या सुदृढ़ करने और उसे अधिक पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही इसके द्वारा एक आसान 2 चरणों वाली प्रक्रिया के माध्यम से संपर्क रहित भुगतान सुनिश्चित होगा, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी भी साझा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे उपयोगकर्ता जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वह भी ई रूपी को प्राप्त कर सकेंगे और साथ ही इंटरनेट कनेक्शन रहित स्थानों पर भी इसका उपयोग संभव हो सकेगा। ई रूपी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित भविष्य की डिजिटल मुद्रा CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से अलग है। तो ध्यान रखिएगा, ई रूपी और CBDC में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है उसको आप देख लीजिए। CBDC भविष्य में जारी की जाने वाली एक डिजिटल मुद्रा है
जो किसके द्वारा जारी की जाएगी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। जबकि ई रूपी जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI द्वारा जारी किया गया एक डिजिटल वाउचर है। आगे बात कर लेते हैं सहकारिता मंत्रालय के गठन के संबंध में। तो भारत में सहकारिता का कार्य विभिन्न नियमों और विनियमों के माध्यम से होता था, जिसे अब एक पृथक मंत्रालय के माध्यम से संचालित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा में वित्त मंत्री ने सहकारिता को बढ़ावा देने की बात कही थी तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कार्यरत था, जो अब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में परिवर्तित हो गया। सहकारिता को हटा दिया गया और सहकारिता हेतु एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टरों की बात करें तो 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए एक पृथक मंत्रालय जिसका नाम सहकारिता मंत्रालय है का गठन किया है। इस मंत्रालय का कार्यभार जो है कैबिनेट मंत्री अमित शाह को सौंपा गया है, जबकि BL वर्मा को सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यह मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन कोऑपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की प्रक्रियाओं को कारगर बनाने और बहुराज्य सहकारी समितियों मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के विकास को सक्षम बनाने के लिए कार्य करेगा। सहकारिता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 को सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेशंस घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को मनाया गया था और इस बार 2021 में यह जो है 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन किया गया। यहाँ हम बात कर लेते हैं लोक उद्यम विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के बारे में। तो 6 जुलाई 2021 को एक अधिसूचना के माध्यम से लोक उद्यम विभाग को भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय से निकालकर वित्त मंत्रालय से जोड़ दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि आपका लोक उद्यम मंत्रालय अब किस मंत्रालय के तहत आता है, तो ये वित्त मंत्रालय के तहत आता है। और अब वित्त मंत्रालय में 6 विभाग हो गए, पहले 5 विभाग थे, अब 6 विभाग हो गए। आर्थिक कार्य विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, दूसरा व्यय विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, तीसरा है राजस्व विभाग डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, चौथा है निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, पांचवां है वित्तीय सेवाएं विभाग डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, छठा है लोक उद्यम विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। साथ ही अब भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय भारी उद्योग मंत्रालय के रूप में परिवर्तित हो गया है, भारी उद्योग मंत्रालय के रूप में। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण 2019-20 के बारे में, जिसे शॉर्ट में आप AIC आयशा कह सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो वर्ष 2010-11 के आंकड़ों के आधार पर पहला अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण AISHE आयशा कह सकते हैं इसको, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, वर्ष 2011 जारी किया गया था। यह सर्वेक्षण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया गया, तो इस उद्देश्य हेतु एक पूर्णतः समर्पित पोर्टल भी विकसित किया गया था देश में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले। यहाँ ध्यान रखिएगा, यह जो सर्वे है वो उच्च शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। तो देश में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली सभी संस्थानों को आच्छादित करने वाले इस सर्वेक्षण में विभिन्न मानदंडों जैसे कि शिक्षकों, छात्र नामांकन, परीक्षा परिणाम, शिक्षा वित्त और संरचना इत्यादि पर आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इन आंकड़ों के माध्यम से शैक्षिक विकास के लिए विभिन्न संकेतकों जैसे कि सकल नामांकन अनुपात, ग्रास एनरोलमेंट रेशियो, छात्र शिक्षक अनुपात, पीपल टीचर रेशियो PTR, लैंगिक समानता सूचकांक, जेंडर पार्टी इंडेक्स आदि की गणना की जाती है। ये आंकड़े नीतिगत निर्णयों के निर्माण तथा शिक्षा क्षेत्र के विकास हेतु अनुसंधान में सहायक होते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें तो 10 जून 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन आयशा 2019-20 जारी किया। उच्च शिक्षा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा वार्षिक रूप से जारी आयशा श्रृंखला में यह 10वीं रिपोर्ट है। उच्च शिक्षा में कुल नामांकन जो है टोटल एनरोलमेंट वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में 3.04% की इसमें वृद्धि हुई है और कुल नामांकन में महिलाओं की संख्या 49% है। भारत में छात्रों में सबसे अधिक नामांकन के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे पे है और तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है। और सकल नामांकन अनुपात ग्रास एनरोलमेंट रेशियो जो है यह उच्च शिक्षा में नामांकित पात्र आयु वर्ग के छात्रों के प्रतिशत के बारे में बात कर रहा है। तो वर्ष 2014-15 के 24.3% के मुकाबले 2019-20 में 27.1% रहा है। जबकि वहीं उच्च शिक्षा में संलग्न संस्थानों की कुल संख्या के संदर्भ में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। यहाँ पे 8,985 उच्च शिक्षण संस्थान हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है
दूसरे पे आपका महाराष्ट्र है और तीसरे पे कर्नाटका है। आगे इसमें बात कर लेते हैं हम लोग। अगला है, एक सेकेंड, इसी में उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता सूचकांक जेंडर पार्टी इंडेक्स वर्ष 2018-19 के 1.00 के मुकाबले वर्ष 2019-20 में 1.01 रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2019-20 में उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो कितना है, 26 से। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। उच्च शिक्षा में विदेशी छात्रों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो जितने भी विदेशी छात्र आते हैं उसमें सर्वाधिक जो है आपके नेपाल के होते हैं, मतलब उनमें नेपाल का जो कंट्रीब्यूशन है 28.1% जो छात्र आते हैं वो नेपाल के होते हैं। जबकि दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान है 9.1, तीसरे पे बांग्लादेश है 4.6, चौथे पे भूटान है 3.8 और पाँचवें पे सूडान है। तो ध्यान रखिएगा, कम से कम 3 तो याद रखिएगा, नेपाल, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। भारत में कॉलेजों की संख्या में शीर्ष 8 राज्य कौन से हैं? इसमें आपका उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र 2 पे, कर्नाटक तीसरे पे, चौथे पे राजस्थान है, पाँचवें पे आंध्र प्रदेश है, छठे पे तमिलनाडु और सातवें मध्य प्रदेश और आठवें पे आपका गुजरात है। सीओ वाटर मैंडेट के बारे में बात करें तो सीओ वाटर मैंडेट सार्वजनिक निजी भागीदारी वाली एक अद्वितीय पहल है जो जल संबंधी वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु व्यापारिक नेतृत्वकर्ताओं बिजनेस लीडर्स को एक मंच पर लाती है। इसकी स्थापना यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा वर्ष 2007 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एवं यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट की इस विशेष पहल का कार्यान्वयन पैसिफिक इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया अमेरिका की भागीदारी में किया जाता है। सीओ वाटर मैंडेट के हस्ताक्षरकर्ता कंपनियां 6 प्रमुख क्षेत्रों में कार्यवाही करने और प्रगति पर सालाना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस पहल के तहत प्रतिबद्धता के जो क्षेत्र हैं उसमें प्रत्यक्ष संचालन, डायरेक्ट ऑपरेशंस, दूसरा सामूहिक कार्यवाही, कलेक्टिव एक्शंस, तीसरा है सार्वजनिक नीति, पब्लिक पॉलिसी, चौथा है आपूर्ति श्रृंखला और जल संभरण प्रबंधन, सप्लाई चेन एंड वाटर सेट मैनेजमेंट, और आपका पांचवा है सामुदायिक सहभागिता, और छठा है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टरों की बात करें तो 4 जून 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड सीओ वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई है। इसके साथ ही एनटीपीसी लिमिटेड कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली प्रतिष्ठित कंपनियों की सूची में शामिल हो गई है। सीओ वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर करने के उपरांत अब एनटीपीसी लिमिटेड विद्युत उत्पादन की अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम देने के साथ ही जल संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु 3R अर्थात रिड्यूस, रेस्क्यू और रिसाइकिल को और अधिक बढ़ावा देगी। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2021 में भारत की 2 अन्य कंपनियां, एक आपकी जिसका नाम है एक जल जो कि राजस्थान के जयपुर में है और दूसरा है सृष्टि लाइफ साइंस जो कि गुजरात के बड़ोदरा में है, इसको भी सीओ वाटर मैंडेट की हस्ताक्षरकर्ता बन गई है। अब तक सीओ वाटर मैंडेट को विश्व की कुल 203 कंपनियों का समर्थन प्राप्त है। भारत में भी विभिन्न कंपनियों द्वारा इस पहल पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके विवरण आप देख सकते हैं। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड 2020 में, औद्योगिक परिवहन संबंधित है बांका बायोलू प्राइवेट लिमिटेड 2014, वहीं तीसरा है गल्फ जूस इंडिया 2020 में, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड 2009 में, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 2020 में, इन्फोसिस लिमिटेड 2014 में, टाटा स्टील्स 2010 में, टेक महिंद्रा 2020 में, एनटीपीसी लिमिटेड 2021 में जिसकी हम लोग भी चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा आरआर केबल लिमिटेड ये 2014 में, मैथरी एक्वाटेक ये भी 2020 में, वहीं एक जल जैसे एनटीपीसी को दिया गया है उसी प्रकार से एक जल 2021 में जल उपयोग से संबंधित है, और सृष्टि लाइफ साइंस 2021 ये पेय पदार्थ से संबंधित है। इससे आगे चलते हैं, इसमें आगे की चीज़ों को देखें तो एनटीपीसी ऊर्जा सघन लक्ष्यों की घोषणा के बारे में तो 27 जून 2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एनटीपीसी लिमिटेड भारत में ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसी पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है जिसने ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय संवाद यूएन हाई लेवल डायलॉग ऑन एनर्जी के अंग के रूप में अपने ऊर्जा साधन लक्ष्यों को घोषित किया है। एनटीपीसी ने वर्ष 2030 तक, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वर्ष 2030 नहीं है, वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट तक की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये लक्ष्य याद रखिएगा, 2032 तक 60 गीगावाट। साथ ही एनटीपीसी ने वर्ष 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता नेट एनर्जी इंटेंसिटी में 10% की कटौती का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क के बारे में तो 12 जुलाई 2021 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात स्थित कच्छ के रण में एक सौर पार्क
की स्थापना को हेतु मंजूरी प्रदान की गई। यह भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क होगा जिसकी क्षमता 4750 मेगावाट होगी। इस पार्क से व्यापारिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन की योजना है। 13 जुलाई 2021 को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ देश की प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन योजना की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हाल ही में एनटीपीसी ने विशाखापत्तनम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित सिम्हाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की है। इस तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता 10 मेगावाट है। वहीं इसके अतिरिक्त तेलंगाना के रामाकुंडम में एनटीपीसी के द्वारा 100 मेगावाट क्षमता के तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की गई है। ज्ञातव्य है कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यह एनटीपीसी के 100% स्वामित्व वाली एक अनुषंगी इकाई है। आगे बात कर लेते हैं तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21 के बारे में। तो 3 जून 2021 को तीसरा, यहाँ ध्यान रखिएगा यह तीसरा है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक व डैशबोर्ड 2020-21 नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र भारत के नेतृत्व वाली एजेंसियों प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह सूचकांक जो है भारत के सभी राज्यों के शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के SDG 2030 को प्राप्त करने के संदर्भ में प्रगतिशीलता की निगरानी का एक प्रमुख उपकरण है। इस रिपोर्ट को SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-21 पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन शीर्षक से जारी किया गया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टरों की बात करें तो सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 3.0 के तहत 16 SDG में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके जो 16 टारगेट हैं, लक्ष्य हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा वहाँ पे 17 हैं, यहाँ पे हम 16 की बात कर रहे हैं। तो 16 SDG में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों के शासित प्रदेशों को रैंक प्रदान की गई है। वर्ष 2020-21 की रिपोर्ट को 115 संकेतकों के प्रयोग द्वारा निर्मित किया गया जो 16 SDG के 70 उपलक्ष्यों को आच्छादित करते हैं। इन संकेतकों को MOSPI अर्थात इसका मतलब है आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क NIF से लिया गया है। कुल 16 SDG लक्ष्यों के संदर्भ में प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन को 0 से 100 के पैमाने पर मापा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके SDG भारत सूचकांक स्कोर के आधार पर निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया गया। यहाँ 4 कैटेगरी में रखा गया, तो ध्यान रखिएगा, इनके नाम याद रखिएगा। आकांक्षी, जिसको इंग्लिश में एस्पिरेशनल कहते हैं। दूसरा, अच्छा प्रदर्शन, इसे इंग्लिश में परफॉर्मर कहते हैं। अग्रणी, फ्रंट रनर इसे कहते हैं। और तीसरा, लक्ष्य प्राप्तकर्ता, अचीवर। तो 0 से 49 अंक यदि आपके हैं तो ये आप आकांक्षी ग्रुप में होंगे। 50 से लेकर 64 तक है तो आप अच्छा प्रदर्शन वाले ग्रुप में, परफॉर्मर ग्रुप में हैं। और वहीं 65 से यदि 99 के मध्य में है तो आप अग्रणी, आप फ्रंट रनर हैं। और लक्ष्य प्राप्तकर्ता 100 पे है। नवीनतम रिपोर्ट में भारत का संयुक्त स्कोर, कंपोजिट स्कोर जो है वो 66 रहा है। कितना रहा है? 66 रहा है। जबकि वर्ष 2019 के SDG भारत सूचकांक में वह 60 पे था। ठीक है, कितना था? 60 पे था। वर्ष 2020-21 में उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख अग्रणी की श्रेणी में पहुंच गए हैं। तो याद रखिएगा ये जो जिनके हमने नाम लिया ये अग्रणी था फ्रंट रनर की श्रेणी में है। इनका स्कोर 65 से लेकर 99 के मध्य में है। और वहीं इस सूचकांक में राज्यों की संयुक्त रैंकिंग में केरल जो है उसका स्कोर आपका 75 है, का स्थान प्रथम रहा है। जबकि हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जो है दोनों का स्कोर कितना है? 74 है। और संयुक्त रूप से ये दोनों दूसरे स्थान पर रहे हैं। यहाँ पे अन्य चीज़ों को देखें तो यहाँ पे जो टेबल बनाई गई है SDG भारत सूचकांक 2020-21 में जो शीर्ष राज्य हैं, मतलब टॉप के राज्य हैं, इसमें आप केरल जो है पहले रैंक पे है, 75 स्कोर है। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु जो है ये दूसरे पे हैं। और वहीं तीसरे पे नहीं बल्कि चौथे नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड ये चौथे पे हैं। और सिक्किम जो है 8वें पे है। और महाराष्ट्र 9वें पे है। SDG भारत सूचकांक 2020-21 के अंतिम 5 राज्यों की बात करें तो नंबर 1 पे आपका सबसे लास्ट में, नंबर 1 पे नहीं, अंतिम 5 राज्य की बात हो रही है तो सबसे लास्ट में कौन है? बिहार है। 52 स्कोर के साथ ये बिहार जो है यहाँ पर है। फिर भी ये परफॉर्मेंस श्रेणी में है। झारखंड आपका 27 रैंक पे है।
असम जो है 26 रैंक पे है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये जो 4 आपके प्रदेश हैं ये 22वें नंबर पे हैं, और छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा ये 19वें नंबर पे हैं। वहीं SDG भारत सूचकांक 2020-21 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका, चंडीगढ़ का है, 79 स्कोर है। यदि आप ओवरऑल देखेंगे तो केरल का स्कोर 75 है और चंडीगढ़ का 79 है। इस प्रकार ओवरऑल में चंडीगढ़ नंबर 1 पर हो जाएगा। दिल्ली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप का स्कोर 68 है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का 67 है। जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख का 66 है। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव का 62 है। ये स्कोर है, ठीक है। तो स्कोर के हिसाब से देखेंगे तो चंडीगढ़ आपका किस में है, ये फ्रंट रनर में है, ठीक है। आपके लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दिल्ली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप जो हैं ये भी आपके फ्रंट रनर में रहेंगे। 65 से ऊपर या 65 वो वाला ग्रुप जो है वो फ्रंट रनर का है। अब देखते हैं राज्यों के प्रदर्शन के बारे में। तो आकांक्षी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं जिसमें 0 से 49 अंक पाने होते हैं, इसमें कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो आकांक्षी की श्रेणी में हो, मतलब सबसे लोएस्ट श्रेणी में हो। इसके बाद परफॉर्मर या अच्छा प्रदर्शन 50 से 64 इनका प्राप्तांक होता है। इसके तहत मणिपुर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, झारखंड और बिहार। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश और बिहार भी अच्छा प्रदर्शन या परफॉर्मर ग्रुप में आते हैं। वहीं अग्रणी या फ्रंट रनर की बात करें तो इसके तहत केरल है, हिमाचल प्रदेश है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मिजोरम, पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा, ये अग्रणी राज्य में है फ्रंट रनर, अर्थात 65 से 99 तक। तीसरा, लक्ष्य प्राप्त करता अचीवर ग्रुप में कोई नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि आकांक्षी, एस्पिरेशनल और लक्ष्य प्राप्त करता अर्थात अचीवर श्रेणी में कोई भी नहीं है। यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करने वाले परफॉर्मर और फ्रंट रनर में ही हैं, मतलब राज्य कैटेगराइज हैं। यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन देखें तो आकांक्षी जिलों में यहाँ पर कोई नहीं है केंद्र शासित प्रदेशों में। वहीं अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मर में आपका यदि 50 से 64 के मध्य में रैंक प्राप्तांक है तो आप अच्छा प्रदर्शन करने वाले माने जाएंगे, ठीक है, परफॉर्मर ग्रुप में। तो इसमें दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव ये शामिल है। अग्रणी फ्रंट रनर अर्थात 65 से 99 चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख। लक्ष्य प्राप्त करता था अचीवर जिनको प्राप्तांक 100 मिले, ऐसा कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ तक हम लोगों ने इसकी चर्चा की। इससे आगे की चीज़ों की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।